नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित पाठ 7 पर्वत प्रदेश में पावस के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस जो है वो एक कविता है जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी हुई है। और सुमित्रा नंदन पंत जो हैं कवि जो हैं ये प्रकृति के कवि थे, मतलब इनको प्रकृति से बहुत अधिक लगाव था, इसलिए इनको प्रकृति के कवि भी माना जाता है। और ये छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में पूछ सकते हैं कि छायावादी कवि काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं, या सुमित्रा नंदन पंत किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो आपने बताना है छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गंगादत्त था और माताजी का नाम सरस्वती था। तो पंत जी का जन्म के कुछ घंटे ही बाद, मतलब जैसे ही पंत जी का जन्म हुआ था तो इसके कुछ घंटे ही बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनको अपनी माँ के प्यार से वंचित रहना पड़ा था, अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाया था, क्योंकि कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। और इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था, बाद में इन्होंने बदल कर अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बताना है कि ये गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज का अध्ययन छोड़ दिया था। मतलब जिस समय ये कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय गांधी जी के आंदोलन चल रहे थे और जिनसे ये बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, और फिर इन्होंने उनसे प्रभावित होकर इन्होंने कॉलेज का अध्ययन छोड़ दिया था। और उसके बाद इन्होंने लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना भी की थी। लोकायतन एक संस्था है, उसका नाम था, और उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। रूपाव इन्होंने पत्रिका का संपादन किया था। और सुमित्रा नंदन पंत को भारत सरकार ने सन 1961 ईस्वी में पद्म भूषण से अलंकृत किया था। मतलब इनको एक पुरस्कार मिला था पद्म भूषण, और जो इनको 1961 ईस्वी में मिला था। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था सुमित्रा नंदन पंत जी को ही मिला था। और सन 1969 में चिदम्बरा पर इन्हें ये पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और सन 1960 ईस्वी में इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो देखो इनको कितने अधिक पुरस्कार मिले थे, देख लो आप खुद ही। तो यहाँ पे इनको कला और बूढ़ा चांद जो इनकी कला मतलब काव्य रचना है उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उसके संस्कृत, हिंदी, बंगला और अंग्रेजी की भाषाओं का अध्ययन भी पंत जी ने बहुत अच्छे से किया हुआ था। तो फिर इनकी मृत्यु जो थी 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हो गया था। तो आइए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कुछ इनकी काव्य रचनाएं हैं वह है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्रामे, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम। तो लोकायतन महाकाव्य है। पंत जी को 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। मतलब जो इन्होंने लोकायतन का महाकाव्य लिखा था ना, उस पर इनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला था। तो आपने इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं, जैसे ये प्रश्न में पूछते हैं, जैसे कला और बूढ़ा चांद हो गया, लोकायतन हो गया, ग्राम्य हो गया, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, तो ये उत्तरा, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, फिर इन्होंने नाटक भी लिखा था। नाटक था इनका रजत रश्मि, शिल्पी, ये इनके नाटक थे कुछ। और उपन्यास में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था हार। तो बच्चों, ये था इनका कुछ सुमित्रा नंदन पंत का परिचय, कि सुमित्रा नंदन पंत जो हैं ये प्रकृति के कवि माने जाते हैं और छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनको अनेक पुरस्कार मिले थे जो मैंने आपको बताए। तो ये आपने इंपॉर्टेंट बातें जो हैं याद रखनी है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं कविता का अध्ययन, शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसका पहला पद्यांश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल,
दर्पण सा फैला है विशाल। तो बच्चों इसके प्रश्न उत्तर इसके पहले हम वो देख लेते हैं, शब्द अर्थ देख लेते हैं कुछ। पावस, पावस का मतलब हो गया वर्षा। ऋतु मतलब मौसम। पल पल मतलब हर समय। परिवर्तन मतलब बदलता हुआ। प्रकृति मतलब प्रकृति का रूप। मेखलाकार हो गई एक से एक जुड़े हुए। अपार हो गया बहुत अधिक। सहस्त्र हो गया हजार। दृग हो गई आंखें। सुमन फूल। अवलोक देखना। निज अपना। महाकार हो गया विशाल आकार मतलब बहुत बड़ा आकार। ताल हो गया सरोवर। दर्पण हो गया शीशा। तो आपने इसका प्रसंग जो है बच्चों कुछ इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित कविता पर्वत प्रदेश में पावस से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो बच्चों इसमें संदर्भ आपने लिखना है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें कवि ने पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया। मतलब जैसे पर्वत जो प्रदेश, पर्वतीय जो प्रदेश हैं उसमें वर्षा ऋतु जब वर्षा ऋतु होती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो उसका वर्णन इन्होंने किया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसमें कवि कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाके वर्षा ऋतु में ऐसे लगते हैं कि जैसे ही पहाड़ी इलाकों में वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु के समय पहाड़ी इलाके कैसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं मानो कि प्रकृति एक पल के बाद अपना रूप बदल, मतलब ऐसा लगता है जैसे पल 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 प्रकृति जो है अपना रूप बदल रही हो और सामने बड़े बड़े पहाड़ करघने की तरह दूर दूर तक फैले हुए हैं। जो सामने जो एक दूसरे के सामने जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो फैले हुए हैं, गोलाई बनाई हुई है और उन पर अनगिनत फूल जो हैं वो खिले हुए हैं और ऐसा लग रहा है मानो फूल पहाड़ों की आंखें हों। जो उन पर पहाड़ों के ऊपर जो फूल खिले हुए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो फूल हैं वो पहाड़ों की आंखें हों। और वर्षा ऋतु में पहाड़ का दृश्य देखते ही बनता है। ऐसा लगता है मानो पहाड़ अपनी आंखों से नीचे बहते जल में अपने आकार को देख रहे हों। मतलब जो पहाड़ हैं वो अपनी आंखों में नीचे जो झरने बह रहे हैं, नीचे जो तालाब बह रहा है, झरने जो बह रहे हैं उसमें अपना आकार देख रहे हों। और उसके बाद यहाँ पे कवि ने कहा है कि पहाड़ के पाँव के पास एक बहुत बड़ा सरोवर था। मतलब पाँव के पहाड़ मतलब पहाड़ के पाँव के मतलब पहाड़ के पाँव का मतलब हो गया कि जो पहाड़ के नीचे, बिल्कुल पहाड़ के नीचे ही एक सरोवर था, बहुत बड़ा भी सरोवर था, मतलब तालाब था, बहुत ही बड़ा था जो शीशे की तरह साफ और स्वच्छ था, जिसका पानी बिल्कुल स्वच्छ था और बिल्कुल साफ था और जिसमें पर्वत अपनी परछाई देख रहा था। मतलब उस तालाब में पर्वत जो है वो पूरी पर्वत अपनी परछाई उसमें देख सकते थे और जो उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। मतलब कैसा दृश्य था वहाँ पे कि जैसे पहाड़ हैं चारों तरफ जो है पहाड़ है और उसके बीच में क्या है, तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है और पहाड़ों पर जो है वो क्या है, फूल खिले हुए हैं और वो फूल जो है ऐसा लग रहा था वो फूल जो है पहाड़ की आंखें हों और मानो उन आंखों से पहाड़ जो था वो सरोवर में अपना आकार देख रहा था, जिससे उसकी सुंदरता में चार चांद लग रहे थे। मतलब उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ रही थी। फिर भाव में आपने बताना है कि यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश में पल पल होने वाले परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया गया। मतलब यहाँ पर यही बताना है कि जैसे वर्षा ऋतु आती है तो जो पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन किया गया है इसमें। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका दूसरा पद्यांश देखते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो आइए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। गिरी मतलब पर्वत, गौरव हो गया यश सम्मान, मद हो गया मस्ती, निर्झर हो गया झरना, उर हो गया हृदय, उच्चाकांक्षा हो गया ऊंचा उठने की कामना, तरुवर हो गए पेड़, नीरव हो गया चुपचाप, नभ हो गया आकाश, अनिमेष हो गया एकटक या टकटकी बांधे, अटल हो गया स्थिर या बिना हिले डुले।
तो इसका प्रसंग आपने पहले की तरह ही लिखना है। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। इसके संदर्भ में आपने बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पहाड़ों की महानता तथा सुंदरता का वर्णन किया है। मतलब इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि पहाड़ कितने अधिक महान हैं और कितने अधिक सुंदर हैं, इसका वर्णन किया हुआ है। तो आइए देखते हैं व्याख्या। कवि कहते हैं कि पहाड़ों की छाती पर बहने वाले झरनों की श्वेत धारा के कारण ये झरने ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पहाड़ों ने मोतियों का हार पहना हो। इन बहते झरनों की झरझर की आवाज ऐसी लग रही है मानो ये आवाज पहाड़ों की महानता का गुणगान कर रही हो। और इन मस्ती भरे बहते झरनों के स्वर को सुनकर देखने वालों की रग रग में उत्साह भर जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की छाती में से उगकर निकले हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ हमारे मन में उठी बड़ी बड़ी इच्छाओं के समान लंबे हैं। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ शांत आकाश में झांकते हुए बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले पर कुछ चिंता में खड़े हुए आकाश का रहस्य सुलझाने में लगे हुए हैं। तो बच्चों इसमें ये बताया गया है कि जो पहाड़ हैं, पहाड़ों की छाती मतलब पहाड़ों के ऊपर पहाड़ों के बीच में से जो झरना जो है ना, वो झरने बह रहे हैं और उनकी श्वेत धारा मतलब झरनों की धारा जो है, बिल्कुल जो झरने बह रहे हैं वो सफ़ेद रंग के हैं, जिसके कारण वो ऐसे लग रहे हैं मोतियों के हार के समान लग रहे हैं, मोतियों के समान लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो पर्वत हैं, जो पहाड़ हैं, उन्होंने मोतियों का हार पहना हो। और इन बहतों झरनों जो ये झरने बह रहे हैं और इन झरने बहने की जो झर 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 की आवाज़ है, उन आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है मानो ये झरने जो हैं ये पहाड़ों की महानता का गुणगान कर रहे हों। और जो ये झरने हैं, इन झरनों का स्वर सुनकर जो इंसान झरनों का स्वर सुनता है तो उसके रोम रोम में उत्साह भर उठता है। और इन पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए हैं, ये हमारे मन में, इसका कंपेयर कवि ने जो हमारे इंसान मनुष्य है, जो उसके मन में उठने वाली लंबी लंबी जो बहुत अधिक इच्छाएं जो हैं, उससे इनका कंपेयर किया गया है। और कवि जो है वो कह रहे हैं कि जो ये लंबे लंबे जो इस पर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और इस पर जो वृक्ष लगे हुए हैं वो बहुत अधिक लंबे लंबे हैं, जो कि हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं के समान ही लंबे हैं। और ये ऊंचे ऊंचे पेड़ जो हैं बिल्कुल शांत हैं और ये आकाश की ओर झांक रहे हैं, बिल्कुल बिना हिले डुले, बिल्कुल अपनी पलक झपकाए ये बिल्कुल आकाश की ओर देख रहे हैं और हमें आकाश का रहस्य सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों आइए इसका भाव देखते हैं। वर्षा ऋतु में पहाड़ों से झरने बहने लगते हैं और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। मतलब जैसे वर्षा ऋतु होती है तो उससे जो पहाड़ हैं जो उनसे झरने बहने लगते हैं और चारों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ दिखाई देते हैं और उन पे लगे हुए ऊंचे ऊंचे बहुत लंबे लंबे वृक्ष दिखाई देते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसका अगला पद्यांश इसका पढ़ लेते हैं। अगला पद्यांश है, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलत यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो आइए इसके पहले हम प्रश्न उत्तर पर शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला, भूधर मतलब पर्वत, अपार मतलब बड़े बड़े, वारिद मतलब बादल, पर हो गए पंख, रव हो गए यहाँ पे आवाज़ या शोर, शेष हो गया बाकी, भू धरती, अंबर आकाश, सभ्य हो गया डर कर, शाल हो गया शाल का वृक्ष होता है एक वो, ताल हो गया सरोवर, जलद यान हो गया बादल रूपी यान, और विचर हो गया घूम घूम कर, इंद्रजाल हो गया जादू के खेल। तो इसका मैं प्रसंग आपने पहले की तरह ही लिखना है और संदर्भ देखते हैं। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है कि जब जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो पर्वत पर जो सुंदरता बिखर जाती है उसका वर्णन किया गया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में बादलों के आने से ऐसा लगता है मानो अचानक बादल अपने बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया हो। मतलब बादलों के आने पर ऐसा लगता है कि मानो वर्षा ऋतु के आने पर जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो ऐसे लगता है मानो जो बादल है वो अचानक से अपने बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया हो। और बादलों के कारण जो पर्वत दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चारों तरफ बादल छा जाते हैं, थोड़ी धुंध छा जाती है, जिस कारण जो पर्वत है उसके पीछे छिप जाते हैं। और
केवल वहाँ पे झरनों बादलों के कारण पर्वत दिखाई नहीं देता और केवल वहाँ से झरनों के बहने की आवाज़ सुनाई देती है। और ऐसी तेज़ वर्षा हो रही और फिर जैसे ही वर्षा होने लगती है और इतनी तेज़ वर्षा होती है, इतनी तेज़ बारिश होती है, मानो धरती पर आकाश टूटकर गिर गया हो। मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से बारिश होती है और इतनी तेज़ बारिश होती है, ऐसे लगता है मानो आकाश जो है वो टूटकर धरती पर गिर गया हो और शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। जो शाल के बड़े बड़े वृक्ष हैं वो डरकर धरती के बीच में ही घुस गए हों, धरती के बीच में ही धंस गए हों। और कोहरा इतना अधिक कोहरा फैला हुआ है मानो सरोवर जो है वो जल गया हो। जो सरोवर ऐसे लग रहा है जैसे जल गया हो और उसमें से धुआं उठ रहा हो, मतलब भाप निकलती है ना। तो वहाँ पे कवि ने बोला है कि इतना अधिक कोहरा फैला हुआ है, इतना अधिक कोहरा फैला हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि जो तालाब है वो क्या हुआ, जल गया है और उसमें से जो है धुआं जो है निकल रहा है। और इस प्रकार से बादल रूपी यान हो गया यहाँ पे जहाज। जो बादल रूपी जहाज है, बादल का कंपेयर यहाँ पे जहाज से किया गया है, ठीक है। जो बादल रूपी मतलब बादल के रूप में जहाज, जो बादल रूपी जहाज है उसमें बैठकर इंद्र देवता अपने जादू का खेल दिखा रहे हों। मतलब इन सब दृश्यों को देखकर कि बादल जो है वो पंख लगाकर फड़फड़ाकर उड़ गया है और अचानक से वर्षा होने लगती है और इतनी तेज़ वर्षा होती है कि जिस वर्षा के होने से जो क्या होते हैं, सिर्फ मतलब धुंध भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और फिर उससे जो पर्वत हैं वो छिप जाते हैं और सिर्फ झरनों के बहने की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर इतनी अचानक से इतनी तेज़ वर्षा होने लगती है मानो कि धरती पर आकाश टूटकर पड़ गया हो। और इन सब को देखकर जो विशाल के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो डरकर धरती के बीच में ही धंस गए हैं। और ऐसा लगता है जैसे सरोवर जो तालाब जो है वो जल रहा है। उस कोहरा इतना अधिक है कि उससे लगता है कि तालाब का जो सरोवर है वो जो जल गया हो और उसमें से धुआं उठ रहा है, ऐसा लग रहा है। और ऐसे लग रहा है जैसे बादल रूपी जो जहाज है उस पर बैठकर इंद्र देवता जो है वो अपने जादू का खेल दिखा रहे हैं। मतलब ये सब जादू कौन कर रहा है, इंद्र देवता कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो भाव आ जाएगा कि यहाँ पर कवि ने मूसलाधार बारिश का पड़ना और इंद्र देवता द्वारा जादू का खेल दिखाए जाने का वर्णन किया है। मतलब यहाँ पे कवि ने बताया कि बहुत अधिक बारिश हो रही है और इंद्र देवता जो है वो अपने जादू का खेल दिखा रहे हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कविता जो है इसकी व्याख्या जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे